राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का वीडियो हमारा इस मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज़ का रहने वाला है 24 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 के 25 क्वेश्चंस। तो बिना रुकावट के, बिना देरी किए हुए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। आगे चलते हैं तो हमारा जो थीम श्लोक है उसको एक बार सभी लोग मन में दोहरा लेंगे। और इसी श्लोक की पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है आज का सेशन हम बहुत ही एनर्जेटिकली स्टार्ट करेंगे। चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि रहने वाला है ये, इफ सीकेंट थीटा इक्वल्स टू √2 कॉसेक थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। बहुत सिंपल है। सीकेंट को हम लिखते हैं 1/cos इक्वल्स टू √2, कॉसेक को हम लिखते हैं 1/sin, और अगर हम साइन को इधर भेज देंगे तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस यानी कि tan थीटा जो कि कितनी है √2 ही उसकी आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन रिलेटिवली बहुत ही इजी आया था। अगर आप यहीं से भी कर लेते तब भी आप इजीली आंसर कर सकते थे। आगे आते हैं। आगे हमें एक पाई चार्ट दे रखा है और हमें बोला गया है कि इट शोज द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली हुज टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर वॉज 2,50,000। तो एक फैमिली का टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 2,50,000 का है। वो दे रखा है कहाँ कहाँ कितना खर्च किया है। बोला ये है, इट वॉज फाउंड दैट एक्चुअल एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी वॉज 10% मोर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। बोला गया है कि जो एक्चुअली जो बिजली पे खर्चा हुआ है वो 10% ज़्यादा हुआ है, जितना दे रखा है उससे 10% ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिसिटी पे कितना 11% दे रखा है। तो मतलब कहने का मतलब एक्चुअल में कितना हुआ, तो 11%, सॉरी 11 प्लस 10%। ठीक है, तो 11 का 10% 1.1 होता है ना। 10% ऑफ 11 कितना होता है, 1.1 होता है। तो मतलब 12.1 जो है एग्जैक्ट है। आगे देखते हैं। एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, रेंट पे जो है वो वॉज 20% लेस देन दी एस्टिमेटेड। रेंट मतलब 18 है, तो 18 प्लस सॉरी माइनस 20%, लेस है ना। तो 18 का 20% कितना होता है, 3.6। 18 माइनस 3.6 कितना हो जाएगा, 14.4 हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑल अदर एक्सपेंसेस वर सेम, बाकी सब सेम है एज दैट ऑफ एस्टिमेट व्हाट वाज द टोटल एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मतलब टोटल निकालना है अब। तो दो तो हमें मिल गए, ये 20 है, ये 16, 18, 17 जोड़ लो भैया। 14.4, 20, 17, 16, 18, 12.1, 5, 7, 9, 97.5 निकालना है। 97.5 हुआ और एक्चुअल में टोटल कितना है, इतना। इसका 97.5 निकाल लो। 97.5 इंटू 2,50,000। एक यहाँ से कट जाएगा तो एक कट जाएगा, एक दो, एक दो, इतना बचा। 25 पंचे, ठीक है, 25 सत्ते प्लस 5, 25 नब्बे, 25 नब्बे 243,750, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस सेम वही चीज़ है जैसे हम एवरेज वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो फॉल्स बता दी जाती हैं। हम फिर बोलते हैं कि जैसे सपोज एवरेज वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, उसमें ये बोलते हैं ना कि भाई एक्चुअल इतना वेट होना था लेकिन गलती से इतना लिख गया। अब ये है सेम चीज़ है, यहाँ पे यही हुई है। बताया गया कि इलेक्ट्रिसिटी पे जो खर्च दिखा रखा है वो एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में उससे 10% ज़्यादा हुआ है, और रेंट में जितना दिखा रखा उससे 20% कम हुआ है। बस हमें टोटल निकालना था, निकाल लिया हमने। आगे आते हैं। वन पाइप कैन फिल अ टैंक 6 टाइम फास्टर देन द अदर पाइप। तो एक पाइप को अगर हम ए मान लें तो दूसरे पाइप को अगर बी मान लें, तो बोला गया है कि ए जो है बी से 6 गुना ज़्यादा तेज भर सकता है। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी अगर देखी जाए तो एफिशिएंसी देखी जाए तो
6 और 1 होगी, समझ रहे? ओके, ये एफिशिएंसी है। तो अगर एफिशिएंसी इतनी है तो टाइम कितना है? टाइम इसका उल्टा होगा, आपको पता ही है, टाइम 1/6 होगा। आगे देखते हैं, इफ़ बोथ पाइप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स, अगर दोनों पाइप को छोड़ दें और दोनों पाइप जो है 40 मिनट में भर सकते हैं, तो आपको बताना स्लोअर वाला कितने टाइम में भर पाएगा। स्लोअर यानी कि यहाँ पर हम बी पाइप की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही तो है जो एक एफिशिएंसी से काम कर रहा है, और टोटल कितनी है इनकी, ए प्लस बी की कितनी है, 7 एफिशिएंसी से। अब बोला क्या, देखो बोला क्या 40 मिनट भर जाते हैं, तो 40 मिनट में अगर 7 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 280। आपको निकालना है स्लोअर पाइप कितने में है, तो स्लोअर पाइप 280 टोटल काम है। स्लोअर पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, तो कितने मिनट लगाएगा? 280 मिनट ही लगाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें टाइम ना दे के एफिशिएंसी दे रखी है, बस समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें नॉर्मली टाइम देते हैं, उससे हम एलसीएम लेके वर्क निकालते हैं और एफिशिएंसी निकालते हैं। यहाँ पे हमें ऑलरेडी एफिशिएंसी दे रखी है, तो हमें बाकी से कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस चीज़ को इरेज कर दूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें एफिशिएंसी ऑलरेडी दे रखी है। हमें बोला गया है कि ए की एफिशिएंसी 6, बी की इतनी है, टोटल दोनों की 7 होगी। बोला गया दोनों जैसे 40 मिनट में भर देते हैं, तो 7 की एफिशिएंसी से 40 मिनट में भरेंगे, मतलब टोटल काम कितना कर रहे हैं? वो 280 कर रहे हैं। तो भैया हमें छोटे वाले की निकालनी थी, बी वाले की निकालनी थी, तो बी की कितनी है? एक एफिशिएंसी से काम कर रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। In how much time in years rounded off to 2 decimal places will 10,800 amount to rupees 24,800 if invested at a simple interest of 15.5 per annum? तो बोला गया है कि कितना टाइम लगेगा इतने पैसे को इतना होने में। ठीक है, कितना रेट है? 15.5%, यानी कि 31/2 भी लिख सकते हैं हम इसको। सिंपल वही होता है, एस आई का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं ऑलरेडी, तो कितना पहुँचे हैं माइनस कर दो, तो 14,000 दिख रहा है साफ साफ, तो 14,000 हमारा एस आई हो जाएगा, तो 14,000 हमारा एस आई हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है? हमें यहाँ से शुरू करना है। रेट हमें पता है 31/2, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। ईजी पीजी, कट कर लो फटाफट, 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, 2 से काटा तो 54, ठीक है, और 9 से काटा, 2 से काटा तो फिर से 2 से काट ले 27 आ जाएगा, इसको 2 से काट लेंगे तो 7,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास टी आया 7,000 अपॉन 27 इंटू 31। ठीक है, और 31 7 से कितना हो जाएगा? 7 31 62 में 83 आ जाएगा ये अपॉन 7,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 8 9 जा तो 72 हो जाएगा, 9 जा नहीं 88 जा देख लेते हैं। 870 इंटू 8 6 9 66। हाँ, तो मतलब लगभग ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 8 पॉइंट वाली ए की वैल्यू है, आप देख सकते हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया था कि अगर हमारे पास 10,800 रुपये हैं और हम 24,800 रुपये तक पहुंचना चाहते हैं 15.5% रेट से, तो कितना टाइम लगेगा? तो जाहिर सी बात है, इतना पहुंचने में हमें 14,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे, मतलब 14,000 रुपये एसआई बनना चाहिए। तो हमने डाल दिया, एसआई की वैल्यू हमने 14,000 डाल दी, पी की वैल्यू हमें कहाँ से शुरू की वहाँ डाल दी, रेट हमने डाल दिया, हमें टाइम निकालना था, टाइम हमने निकाल लिया। टाइम हमें पता चला 8.36 ईयर्स हमें लगभग लग जाएंगे यहाँ से यहाँ पहुँचने में। आगे आते हैं, 5th क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के इन अ 6 डिजिट नंबर 6745K2 सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि हमें 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है और बताना है कि इनमें से क्या ऐड करें कि वो जो है मैक्सिमम नंबर हो, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, हमें देखनी है कि वो 3 से डिविजिबल हो। पहले देख लेते हैं,
3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिवाइड होना चाहिए 3 से। जोड़ लेते हैं 11 13 17 22 24 24 प्लस के, तो यानी 24 तो ऑलरेडी डिवाइड होता है, मतलब के की हम कितनी वैल्यू रखें, के की वैल्यू हमें रखनी ऐसी रखनी पड़ेगी जो 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल ये है, ये नहीं है। अब 6 और 9 में से कौन सी वैल्यू रखें, दोनों 3 का मल्टीपल है। हमसे यहाँ पूछा है ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो 6 और 9 में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल था, कुछ नहीं था, मैंने बस समझाने की कोशिश करी। और 3 का डिविजिबिलिटी क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हमने सम किया, 24 प्लस के आया, तो 24 तो ऑलरेडी डिविजिबल होता है ना। तो अब हम कितना भी जोड़ेंगे, तो अगर हमें डिविजिबल करना है तो हमें 3 का मल्टीपल ही जोड़ना पड़ेगा। 0 3 6 9 12 इतना जोड़ना पड़ेगा। अब हमसे पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या रखें, तो भैया देखो 8 तो आता नहीं 3 के टेबल में, 7 तो आता नहीं है, तो 6 और 9 में से चूज़ करना है। सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, इलेक्शन वाला क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 80% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 80% लोगों ने वोट दिया, ठीक है। आउट ऑफ विच 4% डिक्लेयर वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, 4% वोट जो है खराब हो गए, तो कितने बचे, 96% सही बचे, वैलिड हो गए, ठीक है। अ कैंडिडेट गोट 1500 360 वोट्स विच वर 80% ऑफ द वैलिड वोट। अब उसने बोला कि एक कैंडिडेट को 15,360 वोट मिले जो कि 80% थे वैलिड वोट्स में, तो आपको बताना टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। तो मान लो टोटल नंबर ऑफ वोट्स x है, उसमें से 80% लोगों ने वोट दिया, 20% तो दिया ही नहीं, ठीक है। उसमें से भी 4% खराब हो गए, 96% सही थे। उसमें से भी 80% जो है वो मिला उस बंदे को, और उसके कितने वोट थे, तो 15,360 थे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं सिंपल इक्वेशन, सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ये आएगा 4/5, ठीक है, 4/5, ओके। 4 से काटेंगे, 4 3 12, 32 और इतना, फिर 4 से काटेंगे तो 9 36, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 96 से कट जाएगा, 10 आ जाएगा, तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 5 × 10 × 100, 5 × 5 × 10 × 100, यानी कि 25,000 वोट्स हो जाएंगे टोटल। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। इतना कुछ टिपिकल नहीं था, सिंपल से हमने जो दे रखा है वही यूज़ किया। ज़्यादातर क्या होता है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो लेंथी हो जाते हैं पर इजी होते हैं, तो आपको एक बार पढ़ना है और कोशिश करनी है, दिमाग में इमेज बनानी है किस तरह से ये आप जो पाथ है वो फॉलो करेंगे और फिर इसको करना है। आगे आते हैं, इफ़ 2 sin² थीटा प्लस 3 sin² थीटा sin थीटा -2 = 0, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब आप देख सकते हैं कि साफ साफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, मतलब क्या देखा है, 2 sin² प्लस 3 sin -2 = 0 दे रखा है। सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको ईजी आती होगी, है ना। 3 करना है तो 4s - s कर लो, 2s कॉमन लेंगे तो 2s प्लस s + 1 हो जाएगा ना, s + 2 हो जाएगा, सॉरी, जल्दीबाजी में नहीं करना है, नहीं तो मेजर गलती करोगे। s + 2 यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी s + 2 हो जाएगा। अब आ जाएगा 2s प्लस -1, 2s - 1 और s + 2। अब s की वैल्यू 2 आएगी, -2 आएगी, जो कि अभी हो नहीं सकती, तो मतलब यहाँ से लेंगे तो s की वैल्यू आएगी हाफ। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, जब थीटा जो है वो 30 डिग्री होता है, तो थीटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। समझ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, ठीक है। अगर आप देखेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, देखो अगर आप ये भी लेंगे तो सिंपल सी बात है, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। 15 तो पता ही नहीं आपको, तो ये तो एलिमिनेट कर दो, तो 30 60 और 50 में से तीनों का एलिमेंट डाल के देखिए कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, जो सेटिस्फाई कर जाए वही आपको आंसर मिल जाएगा।
कैसे, मैं आपको एग्जांपल दे के समझा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे ये भी समझ में नहीं आया। मान लो यहाँ इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये है 2 sin स्क्वायर प्लस 3 sin, -2 को इधर भेज दो 2 ज़्यादा आ जाएगा, और एक साइन को कॉमन ले लो तो 2s + 3 आ गया इक्वल्स टू 2। अब डाल लो साइन के वैल्यू 30 डाल लो, साइन के वैल्यू 30 डालेंगे कितना आती है 1/2 है ना, 1/2, 2 × 1/2 + 3 इक्वल्स टू 2, 1/2 कट गया, 1 + 3 4 हो गया, देखो ये भी कट गया, तो 2 = 2 हो गया ना, मतलब सेटिस्फाई कर रही है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है 30 आएगी। ठीक है, वो तो किस्मत है ना कि आप मतलब अगर नीचे से शुरू करोगे तो 3 टाइम लग जाएगा, ऊपर से शुरू करोगे तो पहले नंबर भी आंसर सही आ जाएगा। आगे आते हैं, इफ sin 3a = cos a - 26 देन a क्या होगा, जहाँ पर 3a जो है एक्यूट एंगल है। तो देखो जब भी आपको sin a = cos b ऐसा टाइप का कुछ भी मिल जाए, ऐसे टाइप का कुछ भी मिल जाए, ठीक है, तो समझ जाना a + b जो है वो 90 होगा। तो मान लो अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि sin a = cos b आ रहा है, तो मतलब a + b जो है वो 90 होगा, मतलब 3a + a - 26 जो है वो 90 होगा। 4a की वैल्यू 116, a की वैल्यू 29 आ जाएगी, 29 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये याद कर लो, ये मैं मार्क कर देता हूँ। जब भी आपको इस तरह का दिखे तो आप समझ जाना a + b जो है वो हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ये आपको दिमाग में रखना है। आगे आते हैं, 9th क्वेश्चन बोलता है XYZ जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है, दो साइड उसकी सेम है, इक्वल है, दे रखी है कौन कौन सी, XY = XZ। तो मतलब अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं XYZ, तो XY जो है वो इक्वल है XZ से। आगे बढ़ते हैं, इफ द एंगल ऑफ मेजर ऑफ एंगल Y इज 80 डिग्री, एंगल Y जो है 80 डिग्री दे रखा है, अच्छी बात है। हमें एंगल X निकालना है, एंगल X यानी कि हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो सिंपल सी बात समझो आप, सिंपल सी बात यहीं आप मैं बता देता हूँ। तो ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, तो ये कितना होगा, सिंपल सी बात है, एंगल हम प्रॉपर्टी लगा दो, ये हो जाएगा 180 - 80 + 80 160 यानी कि 20 डिग्री। बात खत्म, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना, मन में भी कर लेते तब भी आपका हो जाता। आगे आते हैं, what conclusions can be drawn about the solution of the following system of linear equation of two variables? नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब कि हमें चेक करना है। अब देखो आपको पता है कैसे चेक करते हैं। अब देखो इसमें से पहले हम जब भी हमें चेक करना होता है तो हमें वैल्यूज चाहिए होती है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 A2 क्या होगा 3 और 2, B1 B2 क्या होगा 2 और 3, और ये क्या होगा C1 क्या होगा 7/7 यानी कि 1। तो आप देख सकते हैं कि A1/A2 जो है वो इक्वल नहीं है B1 B2 से, और ना ही वो इक्वल है C1/C2 से। ऐसा केस हो तो समझ जाना लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है यानी कि मतलब क्या है, उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती हैं, ये जो लाइन है आपस में मिल रही होती हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जैसे कि मान लो अगर A1/A2 = B1/B2 आता है, बट वो इक्वल नहीं होता C1/C2 से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लाइन जो है वो पैरेलल है। पैरेलल लाइन जो होती हैं तो उनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, ठीक है। वहीं अगर तीनों इक्वल है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, अगर ऐसा केस है तो आप समझेंगे लाइन जो है वो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब क्या है, एक ही लाइन के ऊपर बाकी सारी लाइन जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो ये चीज़, ये 3 केसेस आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 देन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो इक्वल हैं, स्टार्टिंग के दो इक्वल हैं तो, और तीसरे से इक्वल नहीं है तो वो पैरेलल होंगी, और तीनों अगर इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है वो कोइंसिडेंट होंगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन बने हैं और आप अगर चेक करेंगे तो बहुत सारे बने हैं। ठीक है, आगे आते हैं। सेम चीज़ है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमें इनकम का फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखा है, हमें यही यूज़ करना है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा देखते हैं। हमसे क्वेश्चन बोला गया है, देखो यहाँ तो क्या है, दिस टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ 3 कंपनीज A एंड B एंड C। ठीक है, 3 कंपनी दे रखी है। हमसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है बिटवीन प्रॉफिट ऑफ A एंड B इन द ईयर 2005। 2005 कौन सा, ये वाला। तो हमें कंपनी के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट के लिए हमें इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करना पड़ेगा। तो पहले इनकम निकाल लेते हैं, किसकी, कंपनी ए और कंपनी बी की बात हो रही है। ठीक है, तो कंपनी ए का अगर इनकम निकालेंगे, है इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर इंटू प्रॉफिट ऑन 100। तो एक्सपेंडिचर कितना है, 40 है और प्रॉफिट 60 है, तो 40 प्लस 40 इंटू 60/100 कट गया, यानी 40 में से 24 प्लस करो यानी कि 64। सेम बी का निकालेंगे तो बी का 35 है और 48 है, तो 35 प्लस 35 इंटू 48/100 है ना, यानी ये लगभग आ जाएगा 7 पंचे 20, ये 20 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2.4 आ जाएगा। 2.4 तो 7.2 ये आ जाएगा आपका 7.1 51.8 सॉरी 51.8 आ जाएगा जोड़ने से। अब निकालो ए का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट कितना होगा, 64 है और उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो यानी कि 24 का प्रॉफिट है। बी का निकालो, 51.8 है और एक्सपेंडिचर 35 का है, कितना होगा 16.8। डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि आखिरी में 2 आएगा, तो 2 तो यहीं पे आएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ खास नहीं था, जो हमें फॉर्मूला दे रखा था वही हमें यूज करना था। आगे आते हैं। अमित फादर इज एज्ड 5 टाइम्स मोर देन अमित। तो अमित के पापा जो हैं वो अमित से 5 गुना बड़े हैं। तो अगर अमित की एज ए मान लेते हैं तो उनके पापा जो है 5 गुना बड़े हैं, यानी उनके पापा की एज कितनी होगी, 6 से होगी, है ना, तभी तो डिफरेंस जो है 5 का आएगा, है ना। 5 टाइम्स मोर दिखा रहा है ना, 5 टाइम्स मोर है, मतलब उनके पापा जो है 5 टाइम्स मोर है यानी कि 6 से होंगे। ठीक, आफ्टर 6 ईयर्स ही वुड बी 3.5 टाइम्स एज ऑफ अमित। 6 साल बाद ना, तो 6 साल बाद अमित के पापा की एज कितनी हो जाएगी, 6 से प्लस 6, अमित की एज कितनी हो जाएगी a प्लस 6, उसका वो 3.5 गुना है ना। ठीक, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। 6a प्लस 6, इसको 7/2 लिख सकते हैं, 12 माइनस 7/2 a इक्वल्स टू 15, a इक्वल्स टू 6, a की वैल्यू 6 आ गई। अब आपसे पूछा क्या, आफ्टर फर्दर 9 ईयर्स, 9 साल और आगे, पहले 6 साल आगे फिर 9 साल और आगे लिखा ना, फर्दर 9 ईयर्स, तो उनकी एज कितनी हो जाएगी, अमित की एज कितनी हो जाएगी पूछा है ना, अमित से कितना गुना हो जाएंगे, तो 9 साल और आगे, पहले 6 साल था, 9 साल और आगे मतलब कि 15 साल का पूछ रहा है। ठीक है, तो 15 साल में अमित की एज कितनी हो जाएगी, a प्लस 15, उनके पापा की एज कितनी हो जाएगी 6a प्लस 15। देख लो a कितना है 6 प्लस 15 21, और 6a मतलब कि 36 प्लस 15 51। कितना गुना है, पहले इसको काट लेते हैं, ये 7 है ये 17 है, तो कितना गुना है ये इसका है 17/7, यानी कि 2/3/7 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है,
हमसे बस पूछा है कि कितने गुना होगा, बस, और हमें कुछ नहीं निकालना। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस सोचने वाली बात ये थी कि यहाँ पे फर्दर 9 ईयर्स दे रखा है कि मतलब पहले 6 साल की बात कर रखी है, उसके बाद 9 साल और, यानी कि 15 साल की पूछा हुआ है। बस कन्फ्यूजन यही होता है बच्चों को। नॉर्मली अगर ये आप समझ गए तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे आते हैं। इन वॉट रेशियो शुगर कॉस्टिंग 78 पर kg बी मिक्सड विथ शुगर कॉस्टिंग 46 पर kg सच दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 75 रुपये पर kg देयर इज अ गेन ऑफ 20%। 20% का गेन है, मतलब कि समझ रहे हो क्या बोला है? क्या बोला क्या है कि अगर हम एक शुगर जो है 78 रुपये पर kg है और दूसरा शुगर 46 रुपये पर kg है, उसको मिक्स कर दें तो हम जो मिक्सचर बेचेंगे वो 75 रुपये पर kg हो जाएगा। पर ये 75 kg जो है वो एक्चुअल में गेन इसमें दिखा रखा है, गेन 20 किलो का है। मतलब कि ये जो 75 रुपये हैं ये एक्चुअल में 120% का मान दे रखा है। तो 100% का कितना होगा? 75/120 इंटू 100, यानी कि काटो भाई 62.5। ठीक, तो मतलब इसमें बोल रखा है कि 78, एक 46 और इसका जो है 62.5। 16.5, 15.5 कट कर लो, 5 से 33, 5 से 31, ये रेशियो आया। रेशियो हमसे पूछा है ना, 33 31, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? एक बार वापस समझाता हूँ। यहाँ जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी, इन्होंने बोला कि जो मिक्सचर हम बेचेंगे वो 75 पर kg जो होगा वो एक्चुअल में कितना है, वो 20% जोड़ के है। 20% का जो फ़ायदा है वो जोड़ के है, मतलब 20% का फ़ायदा जोड़ेंगे मतलब कि 120%। तो 120% की वैल्यू जो है 75 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 62.5 जब हम सॉल्व करेंगे तो पर kg, रुपीस पर kg। तो ये है मेन 100% की वैल्यू, उसी से कंपेयर करना है। अगर आप यहाँ पे 20% 120% जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि देखो, क्योंकि ये भी 100% की वैल्यू है और ये भी 100% की वैल्यू है, तो ये भी 100% की वैल्यू ही होनी चाहिए। तो वही मेन जो स्टेटमेंट थी वही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थी, वही समझने वाली स्टेटमेंट थी। अगर वो आपने कर लिया तो आप इजीली कर पाएंगे। आगे आते हैं। अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। एक चोर को पुलिस वाला दिखता है 100 मीटर दूर है। चोर अब भागता है, पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की स्पीड एंड पुलिस वाले की स्पीड दे रखी है 21 किलोमीटर पर आवर और 23 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि कितना भाग चुका होगा जब चोर पकड़ा जाएगा, तो उससे पहले सिंपल बात है, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, दोनों को माइनस करके कितने आएगी? 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब क्या है कि 2 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर होता है 1 आवर में। कितना आ गया है चोर? 100 आ गया है, तो ये 100 मीटर कितने में होगा? यानी कि 1/20 आवर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 100 मीटर जो है वो 1/20 आवर में कवर होगा। क्लियर? अब आपसे बोला गया इस डिस्टेंस निकालो, कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 21। चोर की स्पीड कितनी है? 21। और कितना टाइम लग रहा है उसको? 1/20। ठीक है, क्लियर? लेकिन यहाँ देखो ये मीटर में है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो पहले, क्योंकि सब किलोमीटर पर आवर में ना, तो मीटर में कर लिया। तो ये कटो तो ये 50 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका 105 मीटर, 1050, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बस सेम चीज़ वही है। आपको बस ध्यान देना ये भी है ना, यहाँ पे ये भी ध्यान देना कि भैया ये मीटर में है। यहाँ पे आप ये ना डालो और सिर्फ इसके सहारे जो है, इसके सहारे आंसर ढूंढने की कोशिश करो, तो वहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैं भी गलती करता हूँ ना, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप भी मतलब कि गलती ना करें। ओके, आगे आते हैं।
सिंप्लीफाई करने के लिए हमें दे रखा है ऑप्शन ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी है। सिंप्लीफाई है, सिंपल से सिंप्लीफाई कर लो। मैं कुछ देख पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं क्या? देखो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, दोनों सेम है कि नहीं? तो इन दोनों को हम मिला के ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। तो आप साफ साफ देखेंगे कि ये बन जाएगी आपकी ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना? तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए को हमने क्या माना है? ए को हमने माना ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कर लो, कितना है? 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy, 17 का स्क्वायर 289। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। दिख रहा है आपको? समझा मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने सिर्फ जो है, मैंने देखा कि भाई देखो सिर्फ 17 ही अलग है। 17 यहाँ प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, बाकी तो दोनों सेम है। 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, तो 3x माइनस 2y को हमने मान लिया a और 17 को हमने मान लिया b। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये a प्लस बी आ रहा है, प्लस बी, और a माइनस बी आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया और उसके थ्रू हमने सॉल्व कर दिया। ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप, पर ये है कि थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा उस चक्कर में। तो उससे बेटर ये है कि आप फॉर्मूला की सोचेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, करते हैं। 4 माइनस 8 कितना होता है? -4। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे जो ये ब्रैकेट होते हैं ये इसी का काम करता है बेसिकली। ठीक है, बार है ये, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब इसके देखो इसमें क्या ऑफ सॉल्व करना है, तो 3 डिवाइड बाई 4, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ये माइनस बाहर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, कटेंगे इसको, 2 3 दूनी 6, 6 प्लस 4 यानी कि 10। बाहर ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट के बाहर क्या है? 10 माइनस, तो 11 माइनस, तो 11 माइनस 10 कितना होता है? वो होता है 1। समझे? इजी था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आप आराम से करें और बॉडमास नियम का पालन करें। बस 2 चीज़ों को आपको ध्यान देना है और कुछ आपको ध्यान नहीं देना है। आगे आते हैं 17 क्वेश्चन पे। तो 17 क्वेश्चन में हमें एक टेबल दे रखा है, इसमें हमें शो किया गया है, शो दी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पासिंग आउट ऑफ कॉलेज एम ओवर 5 ईयर्स। तो 5 साल में कॉलेज एम से कितने बच्चे पास हुए हैं वो बता रखा है परसेंटेज में। आपसे पूछना है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग आउट ऑफ द कॉलेज एम इन द ईयर 2022 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब 2022 से पहले, मतलब 2021 की बात कर रहा है। तो बताना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो 21 22 ये रहा, देखो 21 से 22 आने में कितना परसेंट का बढ़ा हुआ है? 12% का। तो हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो 12% के इंक्रीज हुआ है किससे? 80 से इंटू 100, 4/5, 4 से काटेंगे तो 3, 5 3 15% का जो है एक्चुअल में इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ थी, बस आपको लैंग्वेज समझनी थी। लैंग्वेज समझते तो आप इजीली कर सकते थे। बस यहाँ पे ये लाइन देखो, आपको क्या देखिए कि इन द ईयर 2022 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर ऑफ 2022 यानी कि 2021 से कंपेयर करना है आपको। बस यही चीज़, छोटी छोटी चीज़ आपको समझनी है। आगे आते हैं। A, B and C invested money in a business such that 2 times A share, 4 times B share and 6 times C shares are equal। मतलब 2 times A share equals to 4 times B share equals to 6 times C shares। बोला गया है कि if they earn 44,000 तो आपको A का शेयर निकालना है। सिंपल सी बात है, आपको पता है ऐसे के लिए हम रेशियो क्या निकालते हैं? ए की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो सिंपल सी बात है, जो बी के आगे है उन दोनों को इंटू कर दो, 4 × 6 यानी कि 24। बी की निकालनी तो बी को छोड़ के ए और ए का इंटू कर दो, 6 दूनी 12, सेम उससे 4 दूनी 8, रेशियो निकाल लो 6 3
2, ये रेशियो हो गया इनके शेयर्स का। आपसे बोला गया है कि अगर दोनों ने टोटल मिला के कितना कमाया 44,000, तो टोटल कितना है 6, 3, 9, 2, 11, 11। तो 11 की वैल्यू आपको दे रखी है 44,000। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 1,000, सॉरी 4,000, है ना। आपको निकालना है ए का शेयर, तो ए का शेयर कितना है 6, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 6 × 4,000 यानी कि 24,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, बस ये तरीका ध्यान रखना जो मैंने बताया है आपको, कि जब इस तरह की चीज़ें दे रखी हों, है ना, तो सिंपल सी बात है, अगर हमें ए का रेशियो निकालना है तो ए को छोड़ के, ए के आगे वाले को छोड़ के बी और सी में जो है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 और 6 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें एक टेबल दे रखा है और हमसे पूछा गया है, हमें राइस दे रखी है कि राइस हम कितना ग्राम एक दिन में खाते हैं। 1 साल का दे रखा है शायद, है ना, हर साल का दे रखा है, हाँ 19, 20, 21, 22। वीट हमने कितना खाया पर डे, पल्सेस कितना खाया, वेजिटेबल कितना खाया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है व्हाट इज फॉर विच ईयर इज द डेली कंजम्पशन इक्वल टू दी अनदर ईयर, है ना। मतलब कि बोला गया है कि जो डेली कंजम्पशन है वो किस साल का इक्वल है। तो जोड़ लो भैया, 2019 में कितना है 450, 55, 505, 160, 280, यानी कि 5, 945। ठीक है, ये 490, 790, 940। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5, 0, 905। ये भी नहीं है, इसे देख लेते हैं 525, 945, यानी कि ये दोनों सेम हो गए। यानी कि कौन कौन से साल हो गए 2019 और 2022, 2019, 2022, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस लास्ट वाले को भी निकाल लेते हैं, दिक्कत ही नहीं है। 900। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कि फॉर विच ईयर इज द डेली कंजम्पशन इक्वल टू दैट ऑफ अनदर गिवन ईयर। ठीक है, एक साल की जो डेली कंजम्पशन है किस दूसरे साल से बराबर है। ओके, आते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन जो है आपसे पूछता है, बोलता है कि समरीन सेल्स अ कीबोर्ड फॉर ₹1,260 एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। एक उसने कीबोर्ड बेचा 1,260 का 25% प्रॉफिट पे, और उसने अनदर कीबोर्ड उसने बेचा 1,440 रुपये का, जिसमें लॉस हुआ उसको 10% का। तो आपको टोटल गेन और लॉस परसेंटेज बताना है। तो सिंपल सी बात है, इतने का बेचा, ये एसपी है, तो सीपी क्या रहा होगा, तो सीपी रहा होगा आपका 1260 में 25% का प्रॉफिट, यानी कि 125/100, यानी कि 4/5, यानी कि 5 से कट 108, 1008। सेम चीज़ दूसरे कीबोर्ड पे, ये फर्स्ट कीबोर्ड है, ये सेकंड वाला कीबोर्ड है, उस पर लॉस हुआ, तो सीपी क्या रहा होगा 1,440, कितने का लॉस हुआ 10%, 90/500, 9/10 ना, 900 कर लो, 9 एकम छक्के 1,600। ठीक है, अब पूछा कि टोटल गेन हुआ कि प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल देखो सीपी कितना है, टोटल सीपी जोड़ लेते हैं इसको 8,0206, और टोटल एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस आपका है 1,260 और 1, यानी कि 007। तो 2700 की सॉरी 2608 की आपने चीज़ खरीदी, उसको बेचा आपने 2700 में, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ, तो लॉस तो हुआ नहीं। अब प्रॉफिट कितना हुआ, तो देख लो कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ से यहाँ तक में, तो ये हुआ आपको 92 रुपये का, 92 रुपीज़ का।
तो 92 का प्रॉफिट हुआ, 92 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 8 पे इंटू 100 करना है, यानी कि ये 50, 1304, 652, 25, 326, 46, 23, 163 आगे कटेगा, 163 क्या आगे नहीं कटेगा, तो 163 नीचे आएगा। तो यहाँ तो 27 है, यहाँ 163 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि पूरा सॉल्व करने जाओगे तो टाइम और कंज्यूम कर लोगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे आते हैं, द मार्केट प्राइस ऑफ रिवॉल्विंग चेयर, घूमने वाली कुर्सी, चक्के वाला कुर्सी ऐसा बोल लो आप, उसकी कीमत है 15,000 रुपये। इट इज़ अवेलेबल ऑन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 12%। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, सिंपल है। पहला डिस्काउंट 20% का है तो वैल्यू कितनी होगी, 80%। दूसरा 12 का है तो वैल्यू कितनी होगी, 88%। कितने की ये चीज़, 15,000 की। तो ये आपकी एसएसपी निकल के आ जाएगा, 1 2 1 2 1 1 1 1, यानी कि 15 8 120 इंटू 88, यानी कि 06 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको फटाफट निपटाने होते हैं। आगे आते हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ वन ऑफ हिज कॉर्ड्स इज 11 सेंटीमीटर। आपको डिस्टेंस बताना कॉर्ड और सेंटर का। मतलब क्वेश्चन क्या है, ये सर्कल दे रखा है, एक आपकी कॉर्ड दे रखी है, ये है 11 सेंटीमीटर की पूरी की पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेंटर मान लो, और आपको रेडियस दे रखा है, ये सेंटर मान लो ओ, ये रेडियस दे रखा है कितना, 12.5। आपको ये डिस्टेंस एक्स निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ये पूरा 11 है तो ये 11/2 यानी 5.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, इसको हम लिख सकते हैं 12.5 को लिख सकते हैं 25/2, यानी 25/2 का स्क्वायर माइनस 11/2 का स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, 25 है ना, ये कितना आ जाएगा, 36/2 यानी 18, और ये 14 यानी 7, 18 जो यानी कि 126। तो अब आपके पास पॉइंट में आंसर निकालना है, तो 126 का आप अंडर रूट मत निकालने लग जाना, दिमाग लगाओ। देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, उससे बड़ा है ये। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, मतलब उससे छोटा है, मतलब ये बीच में आएगा। तो 11 और 12 के बीच में कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझे, अंडर रूट निकालने मत लग जाना मेरे भाई, है ना, नहीं तो आप बोलो कि भाई मैं तो करके ही मानूंगा, मैं तो हनुमान जी, अपने आप को हनुमान जी समझो, मैं तो लंका में आग लगा के रहूँगा, वो वाली चीज़ मत करना मेरे भाई। ठीक है, इजीली क्वेश्चन को स्मार्टली आंसर देखते हुए सॉल्व करने की कोशिश किया करो। आगे आते हैं 23rd पे, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल बॉक्स वॉल्यूम ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज 600 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, वो होती है पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 600 दे रखी है, पाई यानी कि 22/7, आर कितनी दे रखी है, 30, और हमें हाइट ही निकालनी है, सिंपल सी बात है, हाइट निकालनी है, निकाल लो, 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 दुक्का 2 से 11, तो हाइट कितनी निकल के आएगी, हाइट आएगी 7/11 इंटू 3 यानी 33, यानी कि 0.2 समथिंग, 0.2 समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल क्यूब जो होता है, सिलेंडर क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी हमें वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी, हमने आंसर पुट किया और हमें आंसर मिल गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली कॉन्ग्रेंट हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी जो है वो पी क्यू को इक्वल होगा,
वैसे पता होता है ना, ये तो आपको पता ही है, तो हम बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और आगे पढ़ते हैं। ए बी हमें 8 दे रखा है जो कि पी क्यू के बराबर है, तो ए बी और पी क्यू जो है वो 8 है, बी सी हमारे 10 है जो क्यू आर के बराबर है, और एंगल बी 35 है। हमसे एंगल पी और एंगल सी पूछा है, चलो मतलब दोनों का पूछा है, तो यहाँ पे बना लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ए बी 8 है तो पी क्यू भी 8 होगा, और बी सी जो है बी सी 10 है और क्यू आर भी 10 है, ये हमसे बोला गया है। बी जो है 35 दे रखा है, अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, बात क्लियर। आपसे एंगल कौन सा पूछा है? पी, ये वाला एंगल पूछा है, और एंगल सी ये वाला, मतलब अगर इस ट्रायंगल में देखो तो ये दोनों एंगल पूछे हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर हम वो लगा दें एंगल सम प्रॉपर्टी, तो आपको पता है 180 इक्वल्स टू पी प्लस आर प्लस क्यू यानी कि 35, ये 35 दे रखा है, तो पी प्लस आर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 180 माइनस 35 यानी कि 145, तो वही वैल्यू हो जाएगी आपकी पी और सी की, क्योंकि सी जो है वो आर के करस्पॉन्डिंग रहेगा, कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल रहेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कॉन्ग्रुएंसी सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता है तो आप विद इन सेकेंड्स आंसर निकाल सकते हैं। आगे आते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आई होप आपको समझ में आएगा। पी क्यू इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ए। पी क्यू जो है डायमीटर दे रखा है एक सर्कल का जिसका सेंटर ए है। एम इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। जो एम जो है वो बाउंड्री पे एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है। एम ए पी 110 दे रखा है, आपको एम क्यू ए की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलो आई होप समझ जाएंगे आप। ये डायमीटर है, ये सेंटर मान लो, ये सेंटर है और ये डायमीटर पी क्यू है। एक पॉइंट एम है, ये एम पॉइंट मान लेते हैं। एम ए पी यानी कि अगर इसको मैं जोड़ दूँ तो ये वाला एंगल 110 दे रखा है। ठीक है, इसको भी जोड़ देता हूँ, इसको भी जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें एम क्यू पी ए निकालना है, मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना है, एक्स मान लेते हैं इसको। अब आपने कुछ चीज़ नोटिस करी होंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सेमी सर्कल पे ये ट्राइंगल ड्रॉन है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 होगा, ये प्रॉपर्टी बोलती है, तो ये 90 हो गया। सेकंड चीज़, अगर ये 110 है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 70 होगा। ठीक है, अब देखो ये इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल की बात करें अगर हम, है ना, तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है ना, तो ये दोनों इक्वल होंगे, समझे? सेम अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, अगर मैं बात करूं तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये x है तो ये भी x होगा। तो इसमें लगा दो आप एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी बोलेगी कि 70 प्लस x इक्वल्स टू 180, तो 2x कितना हो जाएगा? 110, तो x कितना हो जाएगा? 55, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इट वॉज ईजी। ठीक है, बस दो चीज़ आपको बतानी चाहिए कि भाई आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस ही होगी, तो रेडियस इक्वल होंगी, तो इक्वल होंगी तो इस ट्राइंगल ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जो साइड्स इक्वल होंगी उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, तो अगर ये x है तो ये वाला भी x होगा, और फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको पूरा सेशन जो है वो फ्रूटफुल लगा होगा। यहीं पे हम जो है अपनी लेक्चर को समाप्त करेंगे, मिलेंगे शिफ्ट 2 में, है ना। और इस सेशन से इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लस अगर किसी क्वेश्चन को
आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं एंड क्विकली एंड एफिशिएंटली कर सकते हैं, तो वो मेथड भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ लिख सकते हैं, तो जिसका हम फर्दर वीडियोस में यूज़ करेंगे, जिससे जो है आप जो है बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर।